हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम फोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और जिसका नाम है भूसंतुलन सिद्धांत। तो देखिए, भूसंतुलन सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं। तो इसके संबंध में सबसे पहले जो विचार प्रस्तुत किए थे वो किए थे होम्स ने भूसंतुलन के सिद्धांत के बारे में सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत किए थे और उन्होंने बताया था कि पृथ्वी के ऊपर जो भी स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे पर्वत है, पठार है और मैदान, पृथ्वी के ऊपर जो भी स्थलाकृतियाँ हैं, चाहे पर्वत है, चाहे पठार है, चाहे मैदान है, उनमें आपस में संतुलन बना रहता है। और उन्होंने बताया कि ये संतुलन जो बना रहता है उस संतुलन का क्या कारण है। तो उन्होंने बताया कि संतुलन का कारण ये है कि ये जो स्थलाकृतियाँ हैं वो इनका जितना भाग धरातल के ऊपर है उससे कहीं गुना अधिक भाग धरातल के नीचे स्थित है। जैसे मान लीजिए अपना धरातल है, ठीक है, और इसके ऊपर ये पर्वत है, ठीक है, और ये पठार है और ये मैदान है, ठीक है। अब उन्होंने बताया है कि ये जो स्थलाकृतियों का जितना भाग धरातल के ऊपर स्थित है उससे कहीं गुना अधिक भाग धरातल के नीचे भी स्थित है, ठीक है, और नीचे स्थित होने के कारण से ही उनमें आपस में संतुलन बना रहता है। जैसे ये पर्वत का 1/8 भाग तो उसके धरातल के ऊपर है और 9वां भाग इसका धरातल के नीचे स्थित है और इसी कारण से इनमें आपस में संतुलन बना रहता है। ऐसे ही पठारों में भी आपस में संतुलन इसी कारण से बनता है कि उनके जितना भाग उनका धरातल से ऊपर है उतना ही अधिक भाग उनका धरातल से नीचे स्थित है। इसी कारण से इनमें आपस में संतुलन बना रहता है। फिर आगे से आगे हम देखें तो हम ये जो स्थलाकृतियाँ हैं उनकी तुलना हम एक समुद्र में तैरते हुआ एक स्थलखंड से भी हम इनकी तुलना कर सकते हैं। हिमखंड, समुद्र में तैरते हुए एक हिमखंड से इनकी तुलना की जा सकती है। जिस प्रकार से एक ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर जब समुद्र में तैर रहा होता है तो उसका 1% भाग तो रहता है जल के ऊपर और 9% भाग रहता है जल समुद्र के अंदर। जैसे मान लीजिए यह समुद्र है और यहाँ पे कोई ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर तैर रहा है तो इसका 1% भाग रहेगा जल के ऊपर और इसका 9% भाग है वो समुद्र के नीचे रहेगा। इसी प्रकार से हम जैसे ये ग्लेशियर का 1/8 भाग रहता है, 1% भाग समुद्र के ऊपर होता है और 9% भाग समुद्र के नीचे रहता है। इसी प्रकार से ये जो स्थलाकृतियाँ हैं, पर्वत, पठार, मैदान है, इनका भी 1% भाग रहता है धरातल के ऊपर और 9% भाग रहता है धरातल के नीचे और इसी कारण से इनमें आपस में संतुलन बना रहता है, ठीक है। तो ये होम्स ने बताया था। उसके बाद हम देखेंगे जो अगला इसका जो स्टेटमेंट है, अगली जो इसके संबंध में कुछ विचार हैं, जैसे क्षतिपूर्ति संकल्पना, क्षतिपूर्ति की संकल्पना, क्षतिपूर्ति की संकल्पना। तो देखिए, क्षतिपूर्ति की संकल्पना को हम क्षतिपूर्ति तल भी कहते हैं और क्षतिपूर्ति तल क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे पहले मैंने बताया है कि धरातल के ऊपर कोई भी स्थलाकृति है, ठीक है, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो और चाहे मैदान हो, इनका 1% भाग रहता है धरातल के ऊपर और 9% भाग रहता है धरातल के नीचे। ये ऊपर वाला भाग है, धरातल के ऊपर वाला भाग है और ये है नीचे वाला भाग है, ठीक है। यहाँ भी इनकी स्थिति होती है कहीं अधिक गहराई तक, ठीक है, और इनके मध्य की ये जो तल है, इनके मध्य का जो ये तल है, ये परत है, इसको हम कहेंगे क्षतिपूर्ति तल। क्षतिपूर्ति तल, क्षतिपूर्ति तल, जहाँ से ये दोनों भाग आपस में अलग हो रहे हैं, इनके बीच का एक आधार तल है जिसे हम कहेंगे क्षतिपूर्ति तल, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं कि ये जो भूसंतुलन जो सिद्धांत है इसके बारे में सबसे पहले जो विचार प्रस्तुत किए थे होम्स ने, लेकिन इस संकल्पना का प्रतिपादन, क्षतिपूर्ति तल की जो भूसंतुलन सिद्धांत की जो संकल्पना है उसका सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था या फिर भूसंतुलन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री नट्टन ने। भूसंतुलन शब्द का प्रयोग, भूसंतुलन शब्द का प्रयोग
किसके द्वारा किया गया था? डटन के द्वारा। और ये थे एक अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री, अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री, जिन्होंने सबसे पहले भूसंतुलन शब्द का प्रयोग किया था। किसने? डटन ने। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, और उन्होंने स्पष्ट किया कि ऊंचे भाग कम घनत्व वाले पदार्थ के बने होते हैं और नीचे भाग अधिक घनत्व वाले पदार्थ वाली चट्टानों के बने होते हैं। डटन ने बताया था कि जो अधिक ऊंचे भाग, जैसे पर्वत है, ठीक है, जैसे पर्वत अधिक ऊंचे हैं, इनकी ऊंचाई अधिक होती है, ये अधिक ऊंचे होते हैं, अधिक ऊंचे होते हैं, इनकी ऊंचाई अधिक होती है, तो इनका जो निर्माण होता है कम घनत्व वाली चट्टानों से, कम घनत्व वाली चट्टानों से। ये किसने बताया था? डटन महोदय ने। कम घनत्व वाली चट्टानों से इनका निर्माण होता है। ठीक है, फिर आगे उन्होंने बताया कि जो कम ऊंचे जो स्थलाकृति होती है उनका निर्माण होता है अधिक घनत्व वाली चट्टानों से। उसके बाद हम देखते हैं पठार के बारे में हम बात करते हैं, तो इनकी ऊंचाई पर्वतों की बजाय कम होती है। तो उन्होंने बताया कि कम ऊंचे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है अधिक घनत्व वाली चट्टानों से, अधिक घनत्व वाली चट्टानों से। ठीक है, उन्होंने बताया, डटन ने बताया कि जो अधिक ऊंची जो स्थलाकृति होती है उनका निर्माण होता है कम घनत्व वाली चट्टानों से, और कम ऊंची स्थलाकृतियों का निर्माण होता है अधिक घनत्व वाली चट्टानों से। ये बताया था डटन महोदय ने, जिसने सर्वप्रथम भूसंतुलन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बारे में हम आगे देखते हैं, और इसके आगे हमने क्षत्रिय पूर्व तल के बारे में भी देख लिया है। फिर हम देखते हैं इसके संबंध में प्राट के मत, भूसंतुलन सिद्धांत के संबंध में प्राट महोदय ने क्या मत दिए थे, क्या अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। प्राट का मत, देखिए भूसंतुलन सिद्धांत के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जो मत है वो प्राट और एयरी के हैं। प्राट और एयरी ने अपने भूसंतुलन सिद्धांत के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए थे, और एग्जाम की दृष्टि से भी आपके यही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि भूसंतुलन सिद्धांत के संबंध में प्राट के क्या मत रहे और एयरी के क्या मत हैं। भूसंतुलन सिद्धांत के संबंध में उन्होंने क्या अपने विचार प्रस्तुत किए, या फिर उनके दोनों की जो सिद्धांत हैं उनमें उनकी तुलना कीजिए, उनमें क्या अंतर था। इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्राट और एयरी के भूसंतुलन का सिद्धांत। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले प्राट के जो मत था उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्राट ने हिमालय पर्वत के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। प्राट ने किसके संबंध में बताया था? हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत के बारे में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। और सभी जो पर्वत है कम घनत्व वाले पदार्थों से बने हुए होते हैं, यह मैंने पहले बताया है, ये प्राट ने भी बताया है, डटन ने भी यही बताया था और प्राट ने भी यही बताया है कि जो ऊंचे घनत्व वाले जो पदार्थ होते हैं, ऊंचे पदार्थ होते हैं या फिर ऊंची जो स्थलाकृति होती है, ऊंची स्थलाकृति किससे बनी होती है? कम घनत्व वाले पदार्थ से, कम घनत्व वाले पदार्थ से। और जो नीची स्थलाकृति होती है, नीची स्थलाकृति वो किससे बनी होती है? अधिक घनत्व वाले पदार्थ से। जैसे पर्वत है जो एक ऊंची स्थलाकृति है और इनका निर्माण हुआ है कम घनत्व वाली चट्टानों से, और नीची स्थलाकृति है जैसे पठार है तो उनका निर्माण हुआ है अधिक घनत्व वाली चट्टानों से। ठीक है, अधिक घनत्व वाली चट्टानों से, अधिक घनत्व वाली चट्टानों से। ठीक है, फिर उन्होंने प्राट ने एक प्रयोग करके बताया है। हम प्राट के द्वारा किए गए प्रयोग के बारे में हम जानते हैं, उन्होंने क्या प्रयोग किया है। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार की विभिन्न पदार्थों की कुछ धातु की छड़ें ली। ठीक है, जैसे उन्होंने कौन कौन सी छड़ें ली? एक तो जस्ता, ठीक है, एक लिया उन्होंने लोहा, एक लिया उन्होंने तांबा, और एक लिया सीसा।
ठीक है। जस्ता, लोहा, तांबा और सीसा, ये 4 विभिन्न प्रकार की धातु की छड़ें हैं। ठीक है, पहले लिया जस्ता, लोहा, तांबा और सीसा, ये 4 प्रकार की धातु की उन्होंने छड़ें ली और इनको जल के अंदर डुबाया। ठीक है, इनको जल के अंदर डुबाया। ठीक है, ये जल है, इसके अंदर ये पूरा जल भरा हुआ है। मतलब उन्होंने प्राटमोदन ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के द्वारा उन्होंने समझाया। उन्होंने प्रयोग किया कि 4 प्रकार की उन्होंने अलग अलग धातुओं की छड़ें ली। कौन कौन सी छड़ें ली? जस्ता की, लोहा की, तांबा की और शीशे की, और उन्हीं छड़ों को उन्होंने जल में डुबाया। ठीक है, और उन्होंने देखा, जल में डुबोने के बाद उनको पता चला, उन्होंने समझाया, उन्होंने देखा कि इनके जो नीचे के जो तल हैं वो बिल्कुल बराबर हैं, मतलब जल में ये समान रूप से डूबी हुई है। देखिए इनका ये आधार तल बिल्कुल बराबर है। ये समान रूप से जल के ऊपर तैरती है या फिर समान रूप से जल के अंदर डूबी हुई है, और बाहर इनका जो स्तर है वो अलग अलग है। सबसे लंबी जो छड़ है, जस्ता है, वो सबसे ऊपर बाहर निकली हुई है, फिर लोहा उसके थोड़ा कम बाहर निकली हुई है, फिर तांबा उससे भी कम बाहर निकली हुई है, और सबसे कम जो बाहर निकली हुई छड़ है वो है सीसा। ठीक है, उन्होंने ये इस प्रयोग के माध्यम से उन्होंने स्थलाकृतियों के बारे में समझाने के, भूसंतुलन के सिद्धांत के बारे में समझाने की उन्होंने प्रयास किया है। उन्होंने अलग अलग प्रकार के 4 छड़ ली। पहले उन्होंने जस्ता